Okay, so the class we are going to start the today's topic and topic हमने जो शुरू किया है, जैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके डाउट्स हैं मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और डाउट्स जो है उसके अंदर मेरे पास जो डाउट पूछा गया है उसमें एक क्वेश्चन है, आप लोग सभी के सभी लिख सकते हैं। और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट all atom present in 1.2 gram of magnesium 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो बेटा 1.2 ग्राम मैग्नीशियम होता कितना है? 1.2 डिवाइड बाय 24 इक्वल्स टू 0.05 मोल होता है ना। टू कन्वर्ट 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, या फिर हम कह सकते हैं 0.05 मोल ऑफ मैग्नीशियम इनटू Mg2 पॉजिटिव आयन। किसके अंदर कन्वर्ट करना है आपको? Mg2 पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट करना है इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम is 120 किलोजूल पर मोल एंड 240 किलोजूल पर मोल, अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा आपको पूछा गया है दैट हाउ मेनी, क्या पूछा गया है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल आइटम। आपको सभी के सभी आइटम कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो क्या करें, आपको पता है Mg से Mg पॉजिटिव बनाने में प्लस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी चाहिए बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर, और वो वैल्यू कितनी होती है? 120 किलो जूल दे रखी है, ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है Mg पॉजिटिव होता है बेटा, वो फर्दर डिसोसिएट करना है आपको Mg2 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन में। तो उसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आपको कितनी चाहिए? 240 किलो जूल चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको Mg से Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, मतलब ये Mg इन दोनों को इक्वेशन को प्लस कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो उस केस में कितनी एनर्जी चाहिएगी? दोनों रिएक्शन का सम मतलब 360 किलो जूल एनर्जी चाहिएगी पर मोल, एक मोल के लिए, है ना। आपको ये पता चल रहा है कि 360 किलो जूल अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे तो उसके अंदर कन्वर्जन होगा, मैं कहूँगा 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, 1 मोल Mg को Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 360 किलो जूल चाहिए। ये मान के चल रहे कि सबको इक्वल एनर्जी मिल गई तब, है ना। तो अब आपके पास कितने मोल दे रखे थे बेटा Mg के? 0.05। तो 0.05 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिएगी? 360 इंटू में 0.05। फटाफट आंसर बताइए कितना आया, जल्दी बोलो आंसर कितना आया। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप लोग। इज द स्क्रीन इज प्रेजेंटेबल? दिख रही है आपको स्क्रीन? 18 कितना आया आंसर बेटा? 18 किलो तो जूल। 18, तो आंसर इज 18 किलो जूल। इज इट क्लियर मानसी? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हैलाइड फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हैलाइड्स ऑफ अ मेटल। नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चंस को। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अ हैलाइड ऑफ अ मेटल whose successive ionization energy। बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड किसके लिए यूज होता है? कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से। तो बोल रहा है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द मेटल whose successive ionization energy is x, 2x, 5x, ठीक है, फिर 20x, 25x, इस तरह से वैल्यू दे रखी है। डन।
तो अगर आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो याद करना मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था कि आपका यूज करना है कि आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए x चाहिए, तो 2 को डोनेट करने के लिए 2x चाहिए, तो वैल्यू देख रहे हो डबल हो रही है, डबल हो रही है। तो डबल हो रही है तो वैल्यू आप सोच सकते हो कि हाँ पॉसिबल है, हो जाएगी डबल। यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो 2.5 टाइम्स हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि करीब करीब डबल हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप डोनेट कर रहे हो बेटा, तो चौथे में वैल्यू 4 टाइम्स होगी, और एनर्जी 4 टाइम्स तक इंक्रीज नहीं होती। 4 टाइम्स तक तब इंक्रीज होती है कि व्हेन इट डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में वो किस में चला जाए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाए, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाए। तो मतलब ये मेटल जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये मेटल क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मेटल जो भी है उनको डोनेट करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल बिलोंग कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके M3 पॉजिटिव बना सकता है, और X हैलाइड जो होता है वो होता है X नेगेटिव। तो कंपाउंड क्या बनेगा, MX3। तो कंपाउंड फॉर्मेशन का जो नाम होगा वो क्या होगा, MX3 होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बताया कंसेप्ट? मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी से याद है बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एनर्जी x है, यहाँ 2x है, 2x से 5x है, तो ये वैल्यू भी वैसे ज्यादा है, 2 से 5x भी वैसे कम नहीं है, लेकिन 5 से 20 की वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो वो 18th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है, और 18th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा आ रही है आगे। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया, MX3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ Yes, ना sir. कुछ तो बोला करूं। Sir. यस गुड। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ब्रैकेट में लिख लेना इन किलो जूल पर मोल। सभी को नोट करने हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ किलो जूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 की आपको कुछ इस तरह से दे रखी है बेटा आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो तो बताया था आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाते हो तो बढ़ती है ना, सॉरी घटती है ना। तो बोरॉन की सबसे ज्यादा आनी चाहिए, तो वैल्यू दे रखी है 801। उससे कम आनी चाहिए एल्यूमिनियम की, बिल्कुल कम आई है। उससे कम आनी चाहिए गैलियम की, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो गया है। उससे ज़्यादा इंडियम, उससे कम होनी चाहिए इंडियम की, तो नॉर्मल बात है जो होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद में थैलियम की और कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर से एक्सेप्शन जनरेट हो गया। आपको मैंने तो एक ट्रेंड बताया कि जनरली डिक्रीजेस, ये क्वेश्चन है वैसे बेटा, ये ग्रुप 13 जब पढ़ते हैं ना पी ब्लॉक में, तो तब वहां पे आता है। लेकिन चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको ट्रेंड फॉलो होते दिख रहा है कि डिक्रीजेस, यहाँ पे ट्रेंड अनफॉलोड हो गया, फिर से एक्सेप्शन की वजह से डिक्रीज इंक्रीज हो गया, फिर आपको फिर से डिक्रीज हो रहा है, फिर से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा रीजन इज क्योंकि जब हम गैलियम की बात करते हैं, तो गैलियम जब इंट्रोड्यूस होता है ना पीरियोडिक टेबल में, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ बताता हूँ कि जिस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये टेबल इस तरह से बनी हुई होती है, तो इस टेबल के अंदर यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, गैलियम यहाँ पे आया, तो उससे पहले बेटा 3D की सीरीज आ जाती है, जिसके अंदर 3D की सीरीज की वजह से बेटा Z इफेक्टिव जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो 3D सीरीज के अंदर Z इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से, Z इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और एक्सेप्शनली साइज कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ का एक्सेप्शन क्यों जनरेट हुआ, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम से गैलियम में गैलियम से पहले 3D सीरीज जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुई है, और वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर यहाँ पे डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से। अब सिमिलरली इसके नीचे आता है, गैलियम से नीचे आता है आपका इंडियम,
इंडियम से नीचे आता है थैलियम। ये आप नोटिस करना, ये 6th पीरियड का मेंबर है, ये 5th पीरियड है, ये 4th पीरियड है। तो बेटा 6th पीरियड के अंदर याद करो, एक टर्म बता रहा था मैं कल परसों, दैट वाज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस सीरीज के अंदर 4f एज वेल एज 5d ये दोनों की दोनों इंट्रोड्यूस हो जाती है। हेलियम से पहले 4f के इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं और 5d के भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो उसकी वजह से बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से साइज में एक्सेप्शनली कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। और एक्सेप्शनली कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से z इफेक्टिव वेरी इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? z इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक टर्म है इनर्ट पेयर इफेक्ट, आगे आएगी तो अब आपको पता चलेगा। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ 4f एंड द 5d सीरीज कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है अचानक से, और उस वजह से z इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और उस वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फिर से इंक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये नोट कर लेना, ये एक्सेप्शन था, आप लोगों को दोनों के दोनों एक्सेप्शन ही थे, आप लोगों को नोट करना है इस चीज के बारे में। आई होप सो क्लियर हो गए होगे। एनी अदर वन, किसी और के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन चैप्टर। फर्स्ट आप लोगों का टाइम है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जल्दी बताइए कोई डाउट हो तो। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द साइड ऑफ छविकांत। छविकांत ने क्वेश्चन भेजा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एक्स-रे एमिटेड, फ्रीक्वेंसी of a X-ray emitted is 100 per second। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा एक्सरे के थ्रू कोई भी आपकी एमिट हुई थी? 100 per second। इफ कॉन्स्टेंट्स इन द मोस्टली इक्वेशंस, अगर कांस्टेंट की वैल्यू करते हैं मोस्टली इक्वेशन के अंदर, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1, ठीक है। इफ द कांस्टेंट इन द मोस्टलीज इक्वेशन is a equals to b equals to 1, ठीक है। then what is the which element it is, which element it is, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको उसके लिए क्या चाहिएगी, इसकी इक्वेशन चाहिएगी कि हेनरी मोस्टली ने इक्वेशन क्या दी थी। तो हेनरी मोस्टली ने बेटा इक्वेशन दी थी म्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया, मतलब मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए रूट ऑफ z माइनस बी, ये इक्वेशन थी बेटा, ए रूट ऑफ z माइनस बी, ये इक्वेशन दी थी। और इसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या इक्वेशन के बेसिस थी। एक्चुअली यही थी, एक सेकेंड एक बार मैं क्रॉस चेक बता देता हूँ, इसमें ये नहीं थी, एक सेकेंड मैं इसको बताता हूँ। ये थी इक्वेशन रूट ऑफ म्यू इक्वल्स टू ए z माइनस बी, ये ऐसे थी बेटा ये इक्वेशन। डन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बताई थी। तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इज रूट 100 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 है, z माइनस में b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 10 इक्वल्स टू z माइनस 1, z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। और किस एलिमेंट के लिए z की वैल्यू 11 है बताइए छविकांत, किसके लिए है? सोडियम के लिए। सोडियम। तो आंसर क्या आ गया बेटा सोडियम। तो ये इक्वेशन हेनरी मोस्टली वाली इक्वेशन है बेटा, आप नोट कर सकते हो सभी के सभी, ठीक है। तो इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द साइड ऑफ आशु। आशु का अंशु, अंशु बेटा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 157, 56 एंड 157। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने मेरे पास भेजा है, क्वेश्चन लिखेंगे सभी के सभी। Which orbital has only positive value of wave function? Which orbital has only positive value of wave function for all distances? Which orbital have only positive value of wave function? ठीक है। तो आंसर इसके लिए अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि किसके लिए पॉजिटिव है सिर्फ, तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए सिर्फ पॉजिटिव होता है वो होता है बेटा, आपका एक ऑप्शन दे रखा है 1s ऑर्बिटल,
फॉर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस 1s 2s 2p और 3d, इनमें से कौन सा आएगा? ठीक है, तो इसमें से बेटा मैंने आप लोगों को, ये मेरे पास क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था कि किसके अंदर आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी सिर्फ, तो यहाँ पे जो होता है आपका बेटा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1s ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि अगर हम जिसके लिए कंसीडर करेंगे ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपने कभी वेव फंक्शन ग्राफ बनाए होंगे तो 1s के लिए खाली इस तरह से बनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। अगर आप 2s 2p 3d इनके अंदर में से किसी को भी लोगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ नोड्स आर अवेलेबल, और जब नंबर ऑफ नोड्स जिसमें भी अवेलेबल होंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो फंक्शंस जो होते हैं बेटा आपके वैल्यूज या तो इस तरह से टच करेंगे, या फिर कुछ जगह पे मैंने कहा था जब हम इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इनके ऑर्बिटल्स बेटा कुछ इस तरह से भी बनते हैं, तो वहां पे नेगेटिव वैल्यूज को शो करते हैं। तो ओनली फॉर द 1s ऑर्बिटल देयर इज नो negative distance is there, negative node is not been possible, so we can say 1s orbital is the best answer. Clear? अंशु क्या आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का? Okay. 1s 1s ऑर्बिटल डन। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन है, नोट कर देंगे आप सभी के सभी, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज f naught. Threshold frequency of a metal is f naught. When light of frequency nu equals to 2 times of f naught. When light of frequency nu is equals to 2 times of f naught is incident on the metal plate. जब ये आपकी किसी मेटल प्लेट पे फॉल कर रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1, वो कितनी है, v1 है। क्लियर? आगे पूछा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी कितनी है इंसिडेंट रेडिएशन की, 5 टाइम्स ऑफ f नॉट अगर हम कर देते हैं, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v2, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v2, वी हैव टू बी फाइंड v1 बाय द v2 का रेशो क्या होगा। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि कोई मेटल प्लेट है, ये इस मेटल प्लेट के ऊपर बेटा आप लोगों ने क्या करा, किसी एलिमेंट की, मैं कहूंगा रेडिएशन को फॉल करवाया, और रेडिएशन फॉल जो है वो कहूंगा कि तो कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ f नॉट है। ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है f नॉट। तो आप लोगों को पता होगा कि आपने पढ़ा था एनर्जी फॉल, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल्स टू एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी और द मेटल प्लस में उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv² के बराबर होगी। तो यहाँ पे लाइट फॉल करवा रहे हो आप h किसकी, न्यू की, और न्यू की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ f नॉट, तो क्या हो गया इनटू में 2 टाइम्स ऑफ f नॉट इक्वल्स टू ई नॉट किसके बराबर होगा, h न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है, इसकी खुद की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, f नॉट के बराबर है, और प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ m, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v1 का स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या आ जाएगा आपका बेटा, 2 टाइम्स ऑफ hf नॉट, 2 टाइम्स ऑफ hf नॉट, और ये hf नॉट इस तरफ से इस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूं तो कितना बन जाएगा, hf नॉट इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ m v1 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 2 टाइम्स ऑफ hf नॉट बाय m की इक्विवेलेंट आ गई, और मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट के इक्विवेलेंट आ गया। तो आपने यहां से v1 की वैल्यू निकाल ली बेटा। सिमिलरली अगर आप यहीं से v2 निकालते हो, आपके पास मेटल है, उसके ऊपर रे फॉल कर रही है, कितनी इंसिडेंट की, उसकी है फ्रीक्वेंसी है 5 टाइम ऑफ f नॉट के बराबर, तो उस केस में क्या होगा, E इज इक्वल्स टू अगेन E नॉट प्लस में हाफ ऑफ mv² होगा। तो ठीक है बेटा, E नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी बार, h न्यू, न्यू कितना है 5f नॉट के बराबर आपने न्यू दिया है, इक्वल्स टू E नॉट इज h
न्यू की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट सेम मेटल लिया है आपने, प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ एम v2 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v2 हेयर। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 5 HF0, और ये HF0 इस तरफ आएगा तो ट्रांसपोज होके आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 4 टाइम्स ऑफ HF0 इक्वल्स टू 1/2 m v2 स्क्वायर, और यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया 8 HF0 बाय m इज इक्वल्स टू आ गया v2 स्क्वायर के, तो स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे भी कितना आ गया रूट। अब आपको बताना था बेटा v1 बाय v2 की वैल्यू, तो v1 बाय v2 की वैल्यू आप ले लो, ये आ गया रूट ऑफ 2 HF0 बाय m अपॉन में रूट ऑफ 8 HF0 बाय m, ये m कैंसिल HF0 कैंसिल, कितना आ गया रूट ऑफ 2/8 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/4 equals to 1/2. 1/2 is the right answer. Is it clear? Anshu, is it clear बेटा? Yes, sir, Any it is another clear. question? बताइए, और किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा अभी तक? Any another question? Any another doubt? No? चलिए, अगर आप में से किसी का कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आज जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले ये 2 चैप्टर हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब इनको एक ही चैप्टर बना दिया गया है, और ये दोनों के ये चैप्टर मैं कहूँगा इट इज़ द, जैसे देखो +1 है ना, +1 एक खास बात है कि बेस है आपका, है ना, और मैं कहूँगा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल को भी बेस बताया था, और मैं कहूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस में ऑर्गेनिक में भी कुछ हद तक मैं कहूँगा ये चैप्टर एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर आता है, मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कहूँगा केमिकल बॉन्डिंग तो आपको बस ये बताएगा कि बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ना, ये आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सिखाएगा। ये आपको बताएगा कि रेजोनेंस क्या होता है, जो कि पूरी के आप ऑर्गेनिक के अंदर रेजोनेंस वगैरह वर्ड यूज करते हो, रेजोनेंस होता क्या है। इस चैप्टर में आपको जो होती है इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है वो पता चलेगी कि उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे पता चल जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। आपको MOT डायग्राम पता चलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसके बारे में पता चलेगा। आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन टर्म है, हाइब्रिडाइजेशन जो कि बहुत सारी जगह पे आपकी अगेन यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगी। तो ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं देखो, बाकी चीज़ें क्या होती है सीखनी है, लेकिन कहते नहीं है जिस तरह से कि आप मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना बोडोमॉस, तो वो जरूरी है, आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। या फिर मैं कहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है, सारी चीज़, तो बेटा ये वही चीज़ें बेसिक्स है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से शुरू कर रहा हूँ। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एनी ऑफ द 2 एटम और द आयन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या, अगर हम बात करते हैं तो इट टेल्स अस बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा टेल्स अस अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction which makes the atom to be attached with each other, which makes atoms to be attached with each other, कि एक दूसरे से कोई चीज अटैच है with each other, तो वो क्यों है, तो वो जो होता है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, आपका बॉन्ड्स होते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग आपकी 3 होती है। एक तो होती है बेटा आयनिक बॉन्ड होते हैं, वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो होती है बेटा आपकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
थर्ड कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। तो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं आपके पास जो पढ़ने हैं। इसके अलावा एक फिजिकल फोर्स के बेसिस पे भी बॉन्ड होता है जिसको हम बोल देते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस या वॉन डर वॉल बॉन्ड्स। उनके बारे में हम लेटर ऑन पता करेंगे कि क्या कुछ है। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। हेडिंग डालेंगे आप सभी के सभी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड या फिर इसको बोला जाता है एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए बिकॉज आप लोगों को सब पता है ये सारी चीजें होती क्या है। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स फॉर्म they are bonds formed by donating and gaining up of electron, ऐसे बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा आपके आयनिक बॉन्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की तो जैसे कि आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम आयन है तो इसका आपने लेविस सिंबल बनाया था। लेविस सिंबल क्या होते थे आपने? लेविस सिंबल्स क्या होते थे कि जो भी एटम होता है ना, ऐसे ही करते थे ना, जो भी एटम होता है उसके सराउंडिंग में उसके उतने इलेक्ट्रॉन बना दो जितने कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम है तो सोडियम में 281 है, तो 281 है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी एक डॉट दिखा दो तो ये क्या बन गया? सोडियम का लेविस सिंबल। क्लोरीन जो है, क्लोरीन 287 है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों को पता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे अट्रैक्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से ये क्या बनाएगा? ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? दे विल फॉर्म द NaCl मॉलिक्यूल। ऐसे ही होता है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिएक्शंस जो भी अकर हो रही है वो किस तरह से आपकी अकर हो रही है कि वन ऑफ द एटम इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर डोनेटिंग एंड गेनिंग दे आर जनरेटिंग द चार्ज ओवर देम, और जैसे ही उन पे चार्ज जनरेट हो रहा है तो वो आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? NaCl या कोई भी आयनिक स्पीशीज या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। डन बेटा। अब बात आती है कंडीशंस फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कोई आयनिक बॉन्ड होता है तो उसके लिए बनने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बेटा याद रखो कि कोई चीज की बॉन्डिंग बनती है तो कोई भी चीज बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड तब बनाते हैं जब उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो आप लोगों को मैंने हमेशा एक बात कही है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का एक दूसरे से हमेशा क्या रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चोर पुलिस का नाता है, ये एक दूसरे से भागते हैं अपोजिटली। तो सेम लाइक दैट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घटती है, एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आप क्या चाहोगे? कोई बॉन्ड बने तो बॉन्ड बनाना चाहोगे तो आप क्या चाहोगे कि उसकी एनर्जी क्या होगी? घटनी चाहिए, शुड बी डिक्रीज, एनर्जी तो घटानी है हमें। तो मैं कहूंगा आपने पढ़ा कि सोडियम प्लस क्लोरीन, तो सोडियम ने डिसोसिएट हुआ इनटू द सोडियम आयन प्लस में इलेक्ट्रॉन में, तो इसने एनर्जी ली होगी ना, गेन करी होगी। और कौन सी एनर्जी गेन करी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म में एनर्जी गेन करी होगी। दूसरी बात, Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बनाया होगा Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव बनाया होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने एनर्जी को बनाया। ऑब्वियस बात है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो वो एनर्जी तो कैसी हुई होगी? लूज की होगी। और अब ये कैटायन और एनायन बन गए, तो कैटायन एनायन आपको पता है ना, एक छोटा सा NaCl का क्रिस्टल भी होता है, वो अपने अंदर कंसिस्ट करता है बिलियंस ऑफ NaCl मॉलिक्यूल।
मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, जस्ट अपने पाम्स को आप एक बार एक दूसरे से टच करके देखिए, ठीक है, अपने हाथों को, पाम्स को, हथेलियों को एक दूसरे से टच करिए, थोड़ा सा प्रेशर लगा के देखिए, यू विल फाउंड कि एनर्जी रिलीज हो रही है, गर्म हो जाएंगे आपके पाम्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपके पाम्स भी आपस में टच हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने बिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हुए होंगे तो इन्होंने भी तो एनर्जी रिलीज करी होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, उसकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे जब इतने मॉलिक्यूल कंबाइन हुए होंगे तो उन्होंने अपनी लैटिस एनर्जी जो होगी वो भी लूज करी होगी, है ना। अब आप क्या चाहते हो कि ओवरऑल एनर्जी घटे, मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, आप ओवरऑल क्या चाहते हो, लूज हो। तो यू विल ऑलवेज बिन थिंक कि कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेनिंग वाले काम तो कम होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। ये एनर्जी कैसे होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होनी चाहिए बेटा आप लोगों की, शुड बी हाई, क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना, तो जनरली रिलीज होती है, तो ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, शुड बी हाई। और लेटेस्ट एनर्जी की बात करता हूं तो लेटेस्ट एनर्जी शुड ऑल्सो बी हाई, क्योंकि ये भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, आपकी हाई होनी चाहिए। तो अगर हम कभी भी बात करेंगे कि कोई कंपाउंड बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड, तो क्या क्या कंडीशन चाहिएगी, तो लिख लेंगे नंबर वन आयनाइजेशन एनर्जी should be low, ionization energy should be low. Number two, electron gain enthalpy should be high. और तीसरी कंडीशन होगी लेटेस एनर्जी शुड बी हाई, लेटेस एनर्जी भी आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्लियर बेटा। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक बॉन्ड। और हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कंडीशन क्या होनी चाहिए, ओवरऑल तो हम ये कहेंगे ओवरऑल एनर्जी शुड बी रिलीज्ड, ओवरऑल एनर्जी शुड बी रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही ना, गेन हो रही है किसी आयनिक कंपाउंड में, नहीं बनेगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई। अब एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आज इंट्रोड्यूस हुआ है कि लैटिस एनर्जी होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए आप लोग। लैटिस एनर्जी होती क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of any ionic molecule combines to form a crystal lattice, कि मिलके वो क्या बनाए, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करे। तो उसके लिए एक क्रिस्टल को बनाने के लिए वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। ये 1 मोल तो इसलिए बोल दिया ना कि स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो जाए, है ना, अदरवाइज आप बोल देते 1 ग्राम, या आप कभी बोल दोगे किसी और चीज के लिए, कहोगे कि 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, तो बेटा वो स्टैंडर्ड वर्ड नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड वर्ड बनाने के लिए हमने क्या करा कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी टर्म रहेगी, तो ये आप लोगों को सभी को करनी है। डन। अब बात आ जाती है आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आई थिंक ये आपको सभी को पता है। नंबर वन क्या होता है, these molecules have high melting points, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं।
क्यों होते हैं बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ एक छोटा सा एक NaCl का क्रिस्टल ही लेता हूँ। चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ ये NaCl का एक क्रिस्टल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये NaCl का क्रिस्टल जो होता है बेटा, आप लोगों को लगता है कि एक सिंपल सा आप लोग नमक का मॉलिक्यूल घर पे देखते हो तो वो इतना सा ही होता है, लेकिन उसका क्रिस्टल पूरा पूरा कैसे होता है? इस तरीके से बना होता है। ये क्यूब है, इस क्यूब के मैंने मान लीजिए 8 पीसेज कर दिए हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट पीस बना रहा हूँ, ये सेकंड पीस बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल के लिए एक और पीस ले रहा हूँ, ये रहा थर्ड तरफ से कट कर रहा हूँ। तो ये कुल मिला के मैंने इसके क्या कर दिए? 8 पीसेस बना दिए हैं, बना दिए। तो इन 8 पीसेस के अंदर यहाँ पे आपका NaCl जो होता है, Na पॉजिटिव आयन आपके होते हैं बेटा कॉर्नर्स, ये इस पे सॉरी Cl नेगेटिव होते हैं कॉर्नर्स पे, प्लस में फेस सेंटर पे अवेलेबल होते हैं, जबकि Na पॉजिटिव जो होते हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं आपके एज सेंटर पे, प्लस में बॉडी सेंटर पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ कि आपके ये Na पॉजिटिव तो आपका ये रहा, सॉरी Cl नेगेटिव तो ये रहा कॉर्नर्स पे सभी पे अवेलेबल है। इस तरह से 8 कॉर्नर्स हो गए और 6 फेसेस है इस क्यूब के, तो इन फेस के सेंटर पे यहाँ पे अवेलेबल है दिस वन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैं कहता हूँ Na की, तो Na आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सभी एज के सेंटर्स, यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन अवेलेबल है। ये सारा आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो वहां पे आएगा सारा का सारा। +2 में चला गया, बीच में कुछ दिन के लिए +1 में आया था ये चैप्टर, अब फिर से दोबारा से +2 के अंदर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर आएगा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स है, उनमें सब में क्या होता है बेटा, अब इतने सारे क्रिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा आपस में अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, या मैं कहूँगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। डन। तो ये एक छोटा सा मैंने क्रिस्टल बनाने की कोशिश की है NaCl की। NaCl का ये एक छोटा सा यूनिट सेल है, और जब इस तरह की यूनिट सेल बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आपको जुड़ जाते हैं ना आपस में, तो आपको एक छोटा सा क्रिस्टल जो NaCl का है ना, वो अपीयरेंस में आता है। डन। नंबर 2, आयनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट। लिख लेना, फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ये हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ऐसा कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा जो लिक्विड फॉर्म में हो। आपको सभी के सभी आज तक के जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल्स है आपके सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे। डन। तो इस वजह से आप बोल सकते हो दे आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। नंबर 3, दे conducts electricity, they conducts electricity in their liquid, or aqueous phase, in their liquid or aqueous phase। ये यहाँ पे लिक्विड की जगह एक वर्ड यूज करते हो मॉल्टन और aqueous phase, तो वो वर्ड भी यूज कर सकते हो। Can you tell me that why it do not conduct electricity in its solid phase? ये अपने solid phase में conduct क्यों नहीं करते? Anyone of you? जल्दी बताइए बेटा, क्यों नहीं करते conduct? आवाज नहीं आ रही है आप में से किसी की भी, थोड़ा सा तेज बोलिए। अंकित आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। Liquid states are free to move. हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को सबने सही बता रहे होंगे क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। तो आपका रीजन क्या आएगा? वही जो आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नीड्स या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको,
है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए याद रखो हमेशा उसको या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, थोड़ी सी हैंडराइटिंग साफ कर देता हूँ एक सेकेंड, या तो उसको चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस दोनों में से एक चीज चाहिए। आयनिक मॉलिक्यूल्स है तो वो तो आयन की बात करेंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई मेटल होती तो मेटल के अंदर हम क्या करते, हम यूज करते किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड। लेकिन आयनिक मॉलिक्यूल्स में फ्री आयंस की बात करनी है। और फ्री आयंस आप लोगों को मैंने बताया ना अभी अभी कि अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें कोई भी नो फ्री आयंस इज प्रेजेंट, नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास मॉल्टन फॉर्म में है तो मॉल्टन फॉर्म में वो किस में होगा, फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे उसमें, और फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डन। सिमिलरली एक्वस के अंदर भी डालते हो तो एक्वस के अंदर भी यही चीज होती है, फ्री आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे अंडरगोज आयनिक रिएक्शन, दे अंडरगोज आयनिक रिएक्शंस। आयनिक मॉलिक्यूल आयनिक रिएक्शंस को ही फॉलो करते हैं। आयनिक रिएक्शंस का मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, उन रिएक्शंस को फॉलो करवाते हैं। जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है, कहीं पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, वो हमेशा आप नोटिस करना कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। आयनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो आयनिक रिएक्शंस में ही शो करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो इस वजह से तो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। इसी तरह की एक आदि और कोई प्रॉपर्टी होगी वो आप लोग देख सकते हो। तो ये बेसिक सा टॉपिक था आपका अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स। आई होप सो सबको क्लियर है। जल्दी बताइए सबको क्लियर है। Yes, sir. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन टॉपिक एंड हेडिंग इज अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड्स। हेडिंग इज अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड्स। चलिए कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर वैसे हमारा काफ़ी हो गया है, हमने डाउट्स भी ले लिए। अगर किसी को कोई और छोटा मोटा डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। बोलिए बेटा, आप में से किसी को कोई डाउट हो।